हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी। लेकिन ये जो क्लास है ये बाकी क्लास से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। रीजन है उसका, जितने भी टॉपिक मैं आज आपको क्लास में डिस्कस करवाने वाली हूँ उन टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटी एक क्लास 9th के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म की है। जितने भी टॉपिक हैं आपके लाइक वर्क, एनर्जी, एनर्जी में आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लास्ट में जो आपका पावर वाला टॉपिक है, इन सारे टॉपिक पे आपकी एक्टिविटीज है। सो जैसे उस स्टूडेंट ने मोटिवेट होके उसने डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म किया और चैप्टर को सीखा खुद करके, राइट। सो मेरा रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहा है 9th क्लास का स्टूडेंट कि आप भी अपने लेवल पे ऐसी और बहुत सारी एक्टिविटी हैं उनको परफॉर्म कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो मेरा मानना है कि आप चीजों को प्लीज रटे ना, आप चीजों को खुद भी करके देखें, राइट। हम तो आपको सिखाते हैं टीचर्स तो, लेकिन मेरी एज ए टीचर आपसे रिक्वेस्ट है जो आपकी बुक की एक्टिविटीज होती हैं उनको आप एक्टिविटी ना लेके बुक में है तो बस बुक में है, आप प्लीज उनको खुद से करके देखें बेटा। सो स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। सो पहला जो टॉपिक है वो है आपका वर्क। वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क? तो फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क है वो है वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किसी भी चीज पर जब फोर्स लगाई जाती है तो वो चीज आपकी क्या करती है, डिस्प्लेस होती है, राइट। मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्क। जो वर्क है उसके पास जस्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो दैट्स व्हाई वर्क को स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात है इसकी यूनिट की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? सो डियर स्टूडेंट, इसकी एसआई यूनिट तो आपकी होती है जूल, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला से इसकी यूनिट को ड्राइव करना चाहिए तो फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। So that's why Newton meter is also another unit for work. अब कई बार आपके एग्जाम में 1 जूल को डिफाइन करना आता है। So what is the definition of 1 joule? That is 1 joule is amount of work done on an object when force of 1 Newton displace it by 1 meter along the line of action. जिस लाइन ऑफ एक्शन पे हमने फोर्स अप्लाई की 1 न्यूटन, अगर वो फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर होता है तो जो वर्क हुआ उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो होगा 1 जूल। इससे नेक्स्ट आगे वर्क के टाइप होते हैं। सो वर्क मेनली बेटा जी 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और आपका जीरो। सो इसको डिस्कस करते हैं कि कब कब आपका वर्क पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, राइट। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप ये एक स्मॉल एक्टिविटी है जो कि देव ने बनाई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स ने, टाइप ऑफ वर्क पे आप प्लीज उसको एंजॉय करें। सो हेलो गाइस, मेरा नाम देव है और मैं क्लास 9 से हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वर्क 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो पॉजिटिव वर्क में हम ये देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो जैसे ये ट्रक है हमारे पास, मैंने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव है। नेगेटिव में ये होता है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो जैसे मैंने इस ट्रक का फोर्स पीछे अप्लाई किया है और इसका वर्क डन, इसकी डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो इसमें वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। तीसरा जो जीरो वर्क डन होता है उसमें ये कि मैं फोर्स अप्लाई करूं और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो जैसे मैंने इस स्लैब को पुश किया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई और मेरा वर्क डन भी जीरो हुआ। दूसरा केस ये कि मान लीजिए आपने कूलीज को देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, वहां पे वो अपने सर पे सामान उठा के चलते हैं, अगर और आपने कई बार सूटकेस उठा के आगे बढ़े होंगे तो उन सब में ये सिचुएशन होती है कि अगर आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है तो आपका वर्क डन जीरो है। सो थैंक्स गाइस। यस स्टूडेंट, आई थिंक आपने जो भी एक्टिविटी देखी है तो आपको टाइप ऑफ वर्क इजीली समझ में आ गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और समझाना चाहती हूँ और क्लियर करना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि आजकल आपके पीसा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
आपके फाइनल एग्जाम में, आपके यूटीज में भी, क्योंकि हम एक टेस्ट आपका कंडक्ट करवाने वाले हैं जो कि आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2022 के अंदर, राइट, नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर मींस इससे अगले साल। सो उसके अंदर क्या होगा, जो आपका कंपटीशन का लेवल होगा बेटा वो बहुत ही ज्यादा होगा। पहले हम बता देते थे कि वर्क 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, लेकिन आज आपको जानने की रिक्वायरमेंट है ऐसा क्यों, कब कब वर्क ऐसा होता है, और उससे भी ज्यादा मैं आपको कुछ थीटा से रिलेटेड एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वैसे ये 10th क्लास में आता है, लेकिन आजकल क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो टेस्ट होने वाला है, जो पीसा बेस्ड एग्जाम है, वो बहुत हायर ऑर्डर का है, सो उसको प्रिपेयर करने के लिए प्लीज आप वर्क के इस वाले पार्ट को भी एक बार देख लें, राइट। हो सकता है कि बेटा जी आपको जब इसको पढ़े तो थोड़ा सा लगे आप जैसे इसको रट रहे हैं, लेकिन आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे नंबर 1, पॉजिटिव वर्क कब होता है, जैसा कि देव ने भी डिस्कस किया कि फोर्स हम लिखते हैं, वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है तो आपका एक एंगल जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के साइड जो आपका एंगल डील करता है वो होगा कॉस थीटा, राइट। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंग आपको वर्क के टाइप बताऊंगी। नंबर 1, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है तो आपका वर्क होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव केस में आप देखें जब 2 पैरेलल लाइन होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। सो cos 0 कितना होता है आपका 1। आप ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो जो वर्क है आपका वो क्या आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट केस में cos 90 डिग्री आपका 0 होता है, cos 180 डिग्री होता है -1, राइट। इन वैल्यूज को प्लीज आप लर्न कर लेना। सेकेंड केस में नेगेटिव वर्क में क्या होगा, अगर आपने फोर्स अप्लाई की एक डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ सेकेंड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में आप फोर्स ऐसे करो डिस्प्लेसमेंट ऐसे करो, जो एंगल आपका बन रहा है वो कितना है आपका 180 डिग्री, और 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, राइट। सो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आएगा, और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में अपोजिट डायरेक्शन को। सो ऐसे में वर्क आपका क्या आएगा नेगेटिव आएगा। थर्ड वाले केस में बेटा जीरो वर्क डन 2 केसेस की वजह से हो सकता है। नंबर 1, आपने फोर्स अप्लाई की, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जैसे देव ने अपनी एक्टिविटी में एक वॉल को फोर्स अप्लाई की लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आप ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हो, कई ऐसे एग्जांपल है डे टू डे लाइफ में हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। सो फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं हुआ। नंबर 2, अगर आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में एंगल हो 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, when your force and displacement is perpendicular to each other। उन एग्जांपल्स में भी आपका वर्क 0 होता है। सो उसके लिए आप यहां देखें cos 90 कितना होता है 0, तो आपका या तो थीटा 90 जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए, या अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इन दोनों केसेस में आपका वर्क क्या आएगा 0। सो ये जैसे एग्जांपल दिया देव ने पुली का, पुली सिर के ऊपर वजन लेके आपका आगे ट्रेवल करता है। सो जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर हुई। कई बार आप अपने सूटकेस को लेके चलते हैं। सो फिजिक्स की लैंग्वेज में भी जहां जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे वहां पे कोई भी वर्क नहीं होगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट आपका है एनर्जी। एनर्जी में और आपके वर्क में रिलेशन होता है बेटा। कैसे, अगर बॉडी में एनर्जी होगी तभी हम वर्क कर पाएंगे, राइट। डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, लाइक आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, राइट, जियोथर्मल एनर्जी। सो लॉट ऑफ एनर्जीज इन डे टू डे लाइफ जिसको हम डील करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 2 ही टाइप की एनर्जी है आपके सिलेबस में। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 है पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है ये स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन काइनेटिक एनर्जी वर्ड माइंड में आते ही हमें ध्यान देना है मोशन, क्योंकि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उसका रीजन ही काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो किसी भी बॉडी में बाय विर्च्यू ऑफ मोशन एंटर करती है, राइट। सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेली लाइफ में आप कहां कहां देखते हैं। सपोज आपका फैन मूव कर रहा है, हवा चल रही है, आपका पानी बह रहा है, इवन जो जैसे बुलेट से कोई गन निकल रही है, सो कोई कार आपके रोड पे ट्रेवल कर रही है, इवन आप वॉक कर रहे हैं,
तो सारे एग्जांपल किससे रिलेटेड है? काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे m मास होता है ऑब्जेक्ट का और v उसकी वेलोसिटी होती है। लेकिन कई स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये जो फॉर्मूला है इसको ड्राइव कैसे करें। सो इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की, मोशन वाले चैप्टर में जो आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं उनमें से सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और जिसका डिस्प्लेसमेंट है वो s है और एक्सेलरेशन a है। सो हम क्या लिख सकते हैं? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। आप यहां से क्या निकालें? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लें। मैं उसके पीछे का आपको रीजन बताऊंगी कि मैंने इसको ऐसा क्यों निकाला। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या डाला? फर्स्ट। अब हमें करना क्या है? हमें वर्क को चेक करना है। सो आप एक बारी वर्क का फॉर्मूला लिखिए, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डियर स्टूडेंट, फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी भी जो आपने इक्वेशन फर्स्ट से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली है आप उसको पुट कर दें। सो u² माइनस v² माइनस u² अपॉन 2a। a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखें। सो 1/2 m v² माइनस u², ये आपका है वर्क। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम स्टार्टिंग से उसको डिस्कस करते हैं सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 और वो हम यहाँ पे पुट करें तो आप खुद देखें जो आपके पास वर्क आएगा वो आएगा 1/2 m v²। अब जो ये वर्क किया है ये उसने कैसे किया? किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो वर्क जो परफॉर्म करता है वो कैसे करता है? जब उसके अंदर कोई एनर्जी एक्वायर होती है। सो इस केस में जो एनर्जी है उसका हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको बोला कोई भी चीज अगर मोशन में है सो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। और साथ ही वर्क और एनर्जी, एनर्जी की आपकी कोई भी टाइप है बेटा, हर एक की एसआई यूनिट आपकी जूल होती है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसी को E लिख के काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में 1/2 m v² ऐसा लिख के आ सकते हैं। सो आप देखें इन दिस मैनर वी गेट द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। अब मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाने वाली हूं जिस एक्टिविटी के अंदर आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में जो ये वेलोसिटी होती है ये जितनी ज्यादा आपकी होती जाएगी उतना ही बॉडी वर्क परफॉर्म करती है। सो उसके बाद एक और छोटी सी एक्टिविटी होगी जो आपको काइनेटिक एनर्जी का और वर्क का रिलेशन दिखाएगी। सो सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो आप देखिए जिसमें देव आपको क्या दिखाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के साथ कैसे डील करती है। सो हेलो गाइस, मैं देव क्लास 9 से आज आपको काइनेटिक एनर्जी पे एक एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m रिफर्स टू द मास। अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। तो इसका हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये बॉब है जो m को रिफर करता है मास को। और अब जैसे हम इसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, हमने इसकी वेलोसिटी अभी इतनी सी ली, अब हम इसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, साथ साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। और तीसरी बारी में अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये बॉटल फेल क्यों हुई। तो इसका एक रीजन ये है कि जैसे जैसे इस बॉब की वेलोसिटी बढ़ती गई उसके साथ साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती गई। और जैसे उस काइनेटिक एनर्जी से इस बॉब ने इस बॉटल को स्ट्राइक किया, ये बॉटल उस फोर्स की वजह से गिर गई। सो थैंक्स गाइस। ये स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी का और वर्क का एक बड़ा ही गहरा रिलेशन है जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया। देव ने जो एक्टिविटी दिखाई उसमें शायद आई थिंक आपको काइनेटिक और वी का रिलेशन क्लियर है। अब एक और एक्टिविटी आपको दिखाई जाएगी जिसमें आपको रिलेशन दिखाया जाएगा वर्क का काइनेटिक एनर्जी के साथ। सो इस सेम फॉर्मूला पे एनसीईआरटी की बुक में आपका एक सोल्ड और पीछे एक्सरसाइज में एक अनसोल्ड क्वेश्चन आंसर्स भी है। क्वेश्चन आंसर्स है आपके एग्जांपल और एक्सरसाइज में। सो वो क्या फॉर्मूला है उसको आप देखिए। वर्क को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था
जिसमें हमने u को 0 लिया था। लेकिन सपोज हम कोई ऐसा केस लेते हैं कि इनिशियली अपनी बॉडी रेस्ट पे नहीं है, मैं स्टार्टिंग पे वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी थोड़ी कुछ और चेंज होती है। सो उस टाइम पे उसका वर्क क्या होगा, ये उसके लिए आपका फॉर्मूला है। सो यहाँ पे मास दोनों में सेम, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है। v is the symbol for final velocity and u is the symbol for initial velocity. So there is a relation between work and kinetic energy. सो हेलो एवरीबॉडी, मैं देव क्लास 9 से आज आपको एक एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूँ जिसमें हम वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन दिखाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक ट्रॉली ली है, एक वुडन ब्लॉक, एक थ्रेड्स, और इस ट्रॉली को मैंने इस थ्रेड से वेट के साथ बांध दी है। तो अब मैं जैसे जैसे इस लॉटेड वेट में और वेट ऐड करूँगा तो हम देखते हैं उससे आगे होता क्या है। तो जैसा कि आपने देखा कि वेट बढ़ाने से इस ट्रॉली ने इस वुडन ब्लॉक की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हुआ भी, तो इसके अंदर इतनी एनर्जी कैसे है कि ये डिस्प्लेस हुआ। तो असल में हुआ यूँ कि जैसे जब ये ट्रक मोशन में आया तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगी, और जैसे ये इसने वुडन ब्लॉक को हिट किया तो इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर दी और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो पाया। तो मैंने अब इसकी इनिशियल पोजीशन पे इसको वापस लौटा दिया है, और अब मैं फिर से इसमें ज़्यादा वेट ऐड करूंगा, और इस बार मैं देखूंगा कि ज़्यादा वेट ऐड करने से क्या ये अब पिछली बार वाली पोजीशन से ज़्यादा आगे जाता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें वेट ज़्यादा बढ़ा दिया है पिछली बार से, और अब देखते हैं कि क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाता है कि नहीं। सो लेट्स सी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने जैसे ही इसमें ज़्यादा वेट ऐड किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ज़्यादा हुई पिछले वाले केस से। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा फोर्स होने की वजह से इस ट्रक के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस हो गई, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें हिट करने के बाद जो इसने एंटर की उसकी वजह से और ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ। सो हेंस हमने वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन प्रूव कर दिया। एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? सो डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड आते ही माइंड में जाना चाहिए या तो हाइट या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई स्प्रिंग है बेटा, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं, तो उसकी शेप और साइज में चेंज आता है। ऐसे ही जैसे आपका डैम के ऊपर वाटर स्टोर होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये आपका चौकी है, इवन आप इसको किसी हाइट तक लेके जाते हो, सो हाइट जितनी जितनी इंक्रीज होती जाएगी, उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों, अभी डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी, यस, सपोज कोई आपका ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, जब आप उसको किसी हाइट पे लेके जाते हो तो कोई वर्क होता है। क्यों होता है वर्क? क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, जो कि क्या था, एच। तो वर्क क्या किया इसने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक आपको छोटी सी बात याद रखनी है प्यारे बच्चों, कोई भी चीज जब उसका ग्राउंड से किसी हाइट पे डिस्प्लेसमेंट होता है, सो वहां पे जो एक्सेलरेशन डील करती है वो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी, अपने ग्रेविटेशन वाले जो चैप्टर में डिस्कस किया था, वो डील करती है। सो उस केस में जब आप फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे m इंटू जी। तो यहाँ पे a है वो आपकी g हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इसके अकॉर्डिंग कितना है आपका h। तो जो नया फॉर्मूला होगा वर्क का वो आपका होगा mgh, राइट। सो यहां पे जो वर्क हुआ है उस एनर्जी का नाम, वो जिस वर्क करने में जो एनर्जी डील हुई है, मींस जो एनर्जी लगी है, उसको हम बोलेंगे एनर्जी, वो भी कौन से वाली, पोटेंशियल एनर्जी। सो mgh। सो ये वाला फॉर्मूला था, और ये जो था ये तो है किसी हाइट के अकॉर्डिंग। मैंने साथ में आपको बात की थी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सपोज प्यारे बच्चों, बहुत पहले, आजकल तो बड़े ऑटोमेटिक आपके टॉयज आते हैं, काफी पहले एक टॉयज आते थे जिसमें की आपकी भरी जाती थी। जैसे कोई कार है, उसमें की अगर भरोगे तो जितनी की को आप रोटेट करते हैं उतना ही वो टॉय चलता है। उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है बेटा, आप स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज करते हैं। ऐसे ही जो वॉच होती है, वॉच के ऊपर एक हल्का सा एक रोटेशन का होता है, आप देखना नोब सा,
वो भी उसके अंदर जब हम उसको चाबी भरते हैं, उसको चाबी बोलते हैं, एक क्लॉक होती है आपकी, हैंड क्लॉक होती है आपकी। सो उसके अंदर जो आप स्प्रिंग को रोटेट करते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपको पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर का। ऐसे स्लिंकी के साथ मैं आपको बताया कि स्लिंकी होती है एक स्प्रिंग जिसको आप कंप्रेस या एक्सटेंड करते हैं तो भी उसकी चेंज क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन। सो उन सारे केसेस में आपकी कौन सी एनर्जी डील करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करती है। साथ ही आपने एक डैम में सुना होगा बेटा, डैम क्या होता है, आपने एसएसबी में पढ़ा होगा, बहुत सारे रिवर पे डैम बनाए जाते हैं और डैम के अंदर जो वाटर स्टोर है उस वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम लाया जाता है। कैसे, सपोज किसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वाटर के अंदर, अब वो वाटर जब नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आपकी कन्वर्ट होगी। वो काइनेटिक एनर्जी जब आपकी ब्लेड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े आपके फैंस के, उनके ऊपर जब स्ट्राइक होती है तो वो मूव करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। व्हाट इज दिस मैकेनिकल एनर्जी, आई डिस्कस लेटर। सो ये वो मूव करेंगे, सो वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो व्हाट इज दिस मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो कहने का मतलब अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की तो वो भी आपका सम होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये जो आपका टॉपिक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे ये। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं देव की, जिसमें उसने आपको पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वो दो एग्जांपल लेगा, एक एग्जांपल में आपको हाइट का एग्जांपल बताएगा और एक में आपको जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है उसकी एक्टिविटी करके दिखाएगा। आफ्टर देन वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हेलो गाइस, मैं देव क्लास 9 से आज आपके सामने एक पोटेंशियल एनर्जी पे एक्टिविटी पे शो करने वाला हूँ। इसमें हम एक्टिविटी दो टाइप में देखेंगे, एक हाइट से रिलेटेड और एक चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो मेरे पास एक बो और एरो है, ये मैंने एक सिंपल लकड़ी से बना रखे हैं दोनों, और इन पे थोड़ी फॉइल पेपर रैप कर दी है, ये आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो इसमें हम चेंज ऑफ शेप में ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस बो को जितना ज़्यादा स्ट्रिंग करेंगे इसमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी, और जब ये एरो इससे अटैच होएगा और जब हम इसे लॉन्च करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, तो आपने देखा कि उसी ये जब इसके अंदर हमने इसको ज़्यादा स्ट्रेच किया तो इसकी चेंज ऑफ शेप की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई और वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर उस एरो में गई काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो सो थैंक्स गाइस। तो आज की मेरी सेकंड एक्टिविटी में हम पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट देखेंगे। आप सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, इसमें m मास होता है और g ग्रेविटी होती है। तो हमारे पास सिर्फ हाइट बचती है। तो और आप सबको पता ही है कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे हाइट घटेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। तो हाँ, मैं आपको इस बॉल से आज एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा जिसमें मैं इस बॉल को जितनी हाइट पे लेके जाऊंगा उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो स्टार्टिंग में आप इतनी हाइट लेंगे, तो आपने देखा कि जब ये इस पोटेंशियल एनर्जी पे आके जब इसने फ्लोर के साथ कोलाइड हुई, इस कोलिजन हुआ इसका, तो ये जब उसके साथ कोलाइड हुई तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एनर्जी इसमें आई, जैसे साउंड की एनर्जी और हीट की एनर्जी। इसको हम एक इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और अब हम इसको दूसरी और भी ऊंची हाइट से लेंगे। तो इस बार आपने देखा कि मैंने इस बार ज़्यादा हाइट ली, तो इसमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा लगी, और इस बार ये पिछली वाली पोजीशन से थोड़ी ज़्यादा ऊपर रिबाउंड हुई। तो थैंक्स गाइस। ये स्टूडेंट, आई होप देव ने जो आपको दो एक्टिविटी करके दिखाई आपको वो क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कांस्टेंट होना या सेम रहना, और ये एनर्जी का लॉ क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो आपकी एनर्जी बनती है, राइट, ना ही आपकी खत्म होती है, वो जस्ट क्या होती है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। एक बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे आपका पानी है, आपने एक छोटे से बाउल में पानी लिया, आपने उसको फ्रिज में रखा तो उसकी आइस बन जाएगी। उसको जब आप वापस से बाहर लाओगे थोड़े टाइम के बाद वो आइस मेल्ट होगी और वापस से आपके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसी को सेम अगर आप हीट कर देते हो तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है लेकिन रहता तो पानी ही है ना। सो बिल्कुल वैसे ही एनर्जी होती है बेटा,
वो क्या होती है आपकी एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती चलती है। लेकिन टोटल एनर्जी जो कि सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो थ्रू आउट द प्रोसेस आपकी सेम रहती है, राइट। सो नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी का, अभी हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया है हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो 1/2 और ये मास है, या मास या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं। इसका नेक्स्ट मीनिंग ये भी हो सकता है कि फिर काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी भाई? सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी हाइट पे। मींस वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। ऐसे ही अगर वेलोसिटी जीरो है ना, अगर वेलोसिटी जीरो देन व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो। लाइक इफ हाइट इज जीरो देन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो जीरो, बिकॉज मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपके क्या है? कांस्टेंट। सो इसका मुझे एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आया कि अगर सपोज ये चौक है, इसको मैं अपवर्ड मूव करती हूँ और हाईएस्ट ये यहां पे जाके फिर नीचे आता है, सो इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। उसका रीजन, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट के जब आप उसको अपवर्ड थ्रो करते हो बेटा, या आप उसको ऐसे ओसिलेट करवाते हो, तो उसका भी तो एक हाईएस्ट पॉइंट होता है ना। सो वहां पे वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और जो टोटल एनर्जी होती है आपकी वो सारी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल की फॉर्म में। ऐसे ही ग्राउंड लेवल के ऊपर हाइट जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो टोटल जो एनर्जी होती है वो आपकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो आपको इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देव ने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, जिसमें वो आपको एक पेंडुलम दिखाएगा, पेंडुलम क्या होता है, और उसके थ्रू वो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टॉपिक को थोड़ा क्लियर करवाने की कोशिश करेगा। सो आई होप आपको वो क्लियर होगा। सो हेलो गाइस, मैं देव क्लास 9 से आज आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताने वाला हूँ और इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसमें आखिर होता क्या है। बच्चों को ये काफी डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी लगता था, पर अब मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैंने इसको समझ लिया है एक सिंपल पेंडुलम के जरिए। आप देख सकते हैं कि अभी भी मूव कर रहा है। इसमें होता क्या है, असल में सिंपल पेंडुलम में कुछ नहीं होता, बस एक रिक्सफोर्ड, एक थ्रेड और एक बॉब होता है जो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो इसमें असल में तीन मीन्स पोजीशन होते हैं, दो एक्सट्रीम पोजीशन और एक सेंटर पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और जो सेंटर पोजीशन होती है उस पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसा क्यों, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी असल में सेंटर पे क्यों ज्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे क्यों? असल में बात सिर्फ इन दो बातों की है, वेलोसिटी और हाइट, क्योंकि मास हमारा कांस्टेंट है, जी हमारा कांस्टेंट है, तो बचते हैं बस वेलोसिटी और हाइट। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और अगर हाइट जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बॉब है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये दो अपनी एक्सट्रीम हाइट पे पहुंचता है, जैसे हमने वहां पे देखा था, और एक बार ये अपनी सेंटर पोजीशन पे आता है। अगर जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तब इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, लेकिन अपनी हाइट पे जाके इसकी जब ये हाइट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जैसी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, और जैसी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है वापस भी अपनी सेंटर पोजीशन पे आता है, जिसकी वजह से जैसी हाइट जीरो होती है वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और फिर से काइनेटिक एनर्जी सिर्फ सेंटर पोजीशन पे रहती है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एट पॉइंट बी एंड सी, मान लीजिए हमारी टोटल एनर्जी है 10, क्योंकि हमारी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि एट पॉइंट बी एंड सी, जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन होती है, जहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, वहां पे 10, मान लीजिए एनर्जी 10 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी 10 है, क्योंकि ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये सेंटर पोजीशन की तरफ आता जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी, और जब ये अपनी ये सेंटर पोजीशन में पहुंचेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0। तो आई होप गाइस आपको तो आपने देखा कि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी अब पूरी काइनेटिक एनर्जी में बन चुकी है, फॉर्म हो चुकी है। अब आप ये सोचोगे मैंने इतना लंबा भाषण क्यों दिया, क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन में यही बताता है कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो बस अलग से अलग फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो जैसे अब
पेंडुलम घूमता रहा, मतलब मूव होता रहा, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी पे आ गई जैसे वो अपनी एक्सट्रीम हाइट से सेंटर पोजीशन पे आ गया। बस, थैंक्स गाइस। Yes, student. Last topic of today's class is rate of doing work, जिसको हम पावर भी बोलते हैं। So I hope अभी जो देव ने एक्टिविटी करवाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, वो आपको क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना पावर वाला, उसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला है। पावर जो होती है वो वर्क अपॉन में टाइम होती है, लेकिन हमने तो अभी पढ़ा है लेक्चर में कि वर्क को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई कई कई न्यूमेरिकल्स में, एग्जांपल्स में सम निकालते हुए आपको प्यारे बच्चों वर्क को एनर्जी के इक्वल भी रखना पड़ सकता है। सो डोंट, आप उसमें ये मत सोचना कि ये पावर फॉर्मूला कैसे आया। सो आपको सिंपल पता है क्योंकि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम है। तो फिजिक्स में कई जगह बेटा दो फिजिकल टर्म्स की अगर यूनिट सेम है तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। अगर सपोज वर्क कांस्टेंट है, सो पावर में और टाइम में इनवर्स का रिलेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इफ योर टाइम इज इंक्रीज देन पावर इज डिक्रीज, इफ पावर इज इंक्रीज देन टाइम इज डिक्रीज। मींस आपस में एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका वर्क सेम है, अगर मैं आपको सपोज सेम काम करने को दूं, मैं आपको बोलूं सपोज मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बोलूं कि आपको ये यहां से लेके ये वॉल को आपको क्लाइंब करना है, चढ़ना है। वॉल सेम है लेकिन स्टूडेंट क्या है, डिफरेंट। जो स्टूडेंट कम टाइम में इस वर्क को कर देगा, कम टाइम में, दैट मीन्स उसकी पावर ज्यादा होगी, और ज्यादा टाइम में करेगा उसकी पावर कम होगी, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट ऐसा यूनिट पावर की होती है वाट, जिसको W से लिखा जाता है। पावर भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और लास्ट में कई बार बेटा हम वाट के बजाय किलो वाट को भी यूज करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किलो वाट? किलो मींस 1000 वाट। तो वाट इज द एसआई यूनिट। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला से मुझसे वैल्यू पूछे तो आप क्या देखें, एनर्जी की या वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है सेकेंड। सो जूल सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे सेकेंड की पावर 1 ऊपर आएगी तो -1। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे वाट की बजाय नेक्स्ट स्टेप में जूल सेकेंड इनवर्स लिखा है। सो आई होप आपको ये जो थ्योरेटिकल मैंने बताया है ये क्लियर है। अब मैं आपको आज की क्लास की लास्ट एक्टिविटी दिखाती हूँ, जिस एक्टिविटी में दो स्टूडेंट्स हैं जो आपको पावर के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आपको सिखाएंगे कि उन दोनों स्टूडेंट्स में से हमें ये ट्राई करना है, ये चेक करना है, एक अर्जुन है एक देव है, कि दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है। उनमें काफी लड़ाई होती है कि मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं। तो आज चेक करते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स में से किसकी पावर ज्यादा है। सो आई होप आप उस ये वाले पार्ट को, ये वाली एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। और आफ्टर दैट सभी को थैंक यू वंस अगेन। आपने पूरी क्लास को, पूरी लेक्चर को अच्छे से सीखा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इन टॉपिक से रिलेटेड प्यारे बच्चों कुछ भी डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करना प्यारे बच्चों। और साथ ही मैं ये चाहती हूं कि आप अपनी भी एक्टिविटी बनाएं, स्मॉल वीडियोस बनाएं और उनको भी आप शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स के साथ। सो थैंक्स बच्चों, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, आज की जो एक्टिविटी है उसके अंदर हमें पावर को फिजिकली चेक करना है। जैसे कि आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। सो आज अपनी इस एक्टिविटी के अंदर मेरे पास ये दो स्टूडेंट हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो बच्चों। मेरा नाम अर्जुन है, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है और मेरा वेट 60 केजी है। वेरी गुड अर्जुन। मेरा नाम देव है, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है और मेरा वेट 60 केजी है। वेरी गुड। सो आज हमें चेक क्या करना है, हमें ये देखना है कि अर्जुन में और देव में से किसकी पावर ज्यादा है। क्योंकि मैं इन दोनों को सेम वर्क देने वाली हूं। इन दोनों को क्या करना है, जैसे कि आप ये ट्रैक देख रहे हैं, इस ट्रैक पे ये रनिंग करके वापस अपनी इसी पोजीशन पे आएंगे। सो हमें चेक ये करना है कि इन दोनों में से कौन कम टाइम में आएगा। जो कम टाइम में आएगा दैट मीन्स उनकी पावर ज्यादा। तो अभी मेरे पास एक टाइमर है, आप देख सकते हैं कि मैं अभी इनकी रेस स्टार्ट करूंगी। सो स्टूडेंट टेक पोजीशन। आर यू रेडी? यस, स्टार्ट। Very good.
Yes. You see, time of one student is 30.87 and second is 32.99. So who win the race? Yes, Dev. So very good. So this is a small activity. आप ऐसे कोई और एक्टिविटी भी घर पे परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों. So आप ऐसे ऐसे स्मॉल एक्टिविटी से अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो. So thank you Dev and Arjun. Thanks a lot बच्चों.